जय हिंद दोस्तों। लोग जो मॉक टेस्ट 1 लोगों ने किया है उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंग्लिश का इस वीडियो में हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो इसमें फर्स्ट जो है 101 से 103 जो है आपका ये क्वेश्चन एरर का है। इसमें हमें एरर फाइंड करना होता है और जहां पे एरर है उसको हमें टिक लगाना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो, फर्स्ट है देयर आर, देयर के साथ आर लगता है तो ये ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो पोट्रीज, देखो मैंने नाउन में पढ़ाया हुआ है पेन ड्राइव कोर्स वालों को कि नो जो पोम्स होता है ना, पोट्रीज कभी नहीं होता। पोइट्री सिंगुलर होता है, पोइट्रीज कभी नहीं बोलते हैं उसको, पोइट्री हमेशा सिंगुलर रहता है। पोम्स होता है उसका प्लुरल, तो यहाँ पे आएगा नो पोम्स। इसको पोयम नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग पोयम बोलते हैं, पोयम्स। वैसे इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोम। तो देयर आर नो पोम्स, ठीक है ना, इन माई बुक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। दैट हाउस इज, तो दैट हाउस कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर है तो इज लगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ट ऑफ, बिल्ट और ऑफ लगेगा कि नहीं, स्टोन का बना हुआ है तो स्टोन दिखता है तो ऑफ लगेगा, है ना। जब ओरिजिनल मैंने प्रिपोजिशन में सिखाया था, जब ओरिजिनलिटी दिखती है तो हम ऑफ लगाते हैं और नहीं दिखता तो फ्रॉम लगाते हैं। अच्छा, स्टोन्स, कभी भी स्टोन जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना, प्लुरल स्टोन का होता नहीं है। ठीक है, तो ये होना चाहिए स्टोन, तो यहाँ पे आता है। चलिए, ये सब पेन ड्राइव में आपको एक एक चैप्टर मैंने जो उसने एक एक चैप्टर में बहुत ढंग से करवाया है, पेन ड्राइव बहुत ढंग से आपको करना है। 103 का ही एज वेल एज, देखो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने आपको करवाया हुआ है जो एज वेल एज है ना, ये हमारा सब्जेक्ट हमेशा एज वेल एज से पहले होता है। मैंने आपको ऐसे बताया था कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ रहता है, लेकिन वो एग्जाम में कॉमा लगा के देगा नहीं आप, है ना। तो एज वेल एज, बिसाइड्स, अनलाइक, ये सब लगा के देगा, तो आप इसको ना काट दो। ठीक है, तो देखो, तो ही के साथ क्या लगेगा, लाइक लगेगा या लाइक्स लगेगा, लाइक्स लगेगा। इसका मतलब ही एज वेल एज यू, यहाँ पे कॉमा, सब यहाँ पे कॉमा रहता है, और यहाँ से यहाँ तक तुम यदि काट दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ही लाइक्स आएगा, तो ही लाइक्स आएगा यहाँ, ही लाइक्स। ठीक है, तो सेकंड में आंसर है। चलिए, अब इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस पे आओ। इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, ग्रामर ही है जो इससे पहले वाला एरर वाला क्वेश्चन था, उसमें इस फॉर्म में दिया रहता है और एरर में टिक लगाओ। इसमें देखना होता है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए, तो 104 करते हैं। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना ये है कि एंग्री विद होगा, ठीक है ना, एंग्री एट है ना, एंग्री विद होगा, एंग्री अगेंस्ट होगा, एंग्री अबाउट होगा, क्या करेक्ट होगा। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एंग्री के साथ हम एट भी लगाते हैं, प्रीपोजिशन में बताया हुआ है, और एंग्री के साथ हम विद भी लगाते हैं, है ना। प्रीपोजिशन वाले चैप्टर पे एट समथिंग होता है, हम जब किसी चीज पे गुस्सा होते हैं तो एट समथिंग, और विद जब किसी इंसान से गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो, टीचर वॉज वेरी एंग्री विद हिज स्टूडेंट, है ना, अपने स्टूडेंट से गुस्सा था तो एंग्री विद स्टूडेंट होगा, है ना। एंग्री एट दियर मिस्टेक, क्योंकि कुछ चीज आ जाएगा फिर, ठीक है ना। 105, he backed out of the agreement, ठीक है ना। देखो, बैक्ड आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। तो जब हम किसी एग्रीमेंट से हम पीछे हटते हैं तो हम कहते हैं विड्रॉ कर लिया है। जैसा आपने सुना होगा कि संसद ने ये बिल विड्रॉ कर लिया है, बैक्ड आउट नहीं कहते वहां पे, विड्रू कहते हैं। विड्रॉ, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा तो विड्रू। अब देखो विड्रू है क्या, यस, थर्ड में है, देखो। तो ही, तो क्या आ जाएगा, ही withdrew his support from, ठीक है ना, सपोर्ट फ्रॉम। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, देखो, तो मैन के साथ सिमिलर लगेगा तो है नहीं यहाँ पे, तो द ओनली एनिमल, ये भी ठीक है। हु, तो हु एनिमल के लिए आया, कैन टॉक आया, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, सब ठीक। एनिमल के साथ देखो, वो एनिमल के लिए है ना, तो हु ही आएगा। इसको आप विच तो कर नहीं सकते हो, सिलेक्शन के लिए होता है। हुम भी नहीं करोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, ठीक है ना।
और दैट भी हम लोग एनिमल के लिए तो दैट यूज करते नहीं है ना, तो इसीलिए हम लोग यूज करेंगे हु। परफेक्ट यूज है ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आप क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव। मतलब यदि एक्टिव दिया है तो आपको पैसिव करना है, और पैसिव दिया है तो एक्टिव करना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है और नो दैट। अब ये ठीक है, देखो यदि हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फंस जाए तो आप ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑप्शन दिया ना, इसको भी आप जो है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना, तो इस बेसिस पे भी आंसर कर सकते हो, छांट सकते हो आंसर ऑप्शन से। अब जैसे इसीलिए वी ऑल नो दैट, ठीक है, हम किसके बाद देयर इज नो गॉड, तो गॉड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, तो आएगा इट इज नोन, इट इज नोन, और बी के लिए अस, तो इट इज नोन टू अस। तो यदि मैं वी आर ऑल नोन, वी आर ऑल नोन मतलब हम लोग, वी आर ऑल नोन, हम लोग को देखो, तो यहाँ पे देयर इज ओनली वन गॉड का कुछ चीज नहीं हुआ, इसलिए तो गलत है। अच्छा, वी हैव कहां से आ गया, वेरी सिंपल पता है, बस तो नहीं हो जाता, ओनली वन गॉड इज नोन, अगेन इसमें टेंस चेंज नहीं है। अब इसमें इट इज नोन, वी का हो जाएगा टू अस, ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड, तो यहां से तो सेम रहेगा कि देयर इज ओनली वन गॉड, है ना, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो हमारा वी आर ऑल नो नोन, और यहाँ पे गॉड के लिए इस पूरी के लिए इट लगाएंगे, तो इसलिए हमने लगाया इट, ठीक है ना, और इसके साथ इज लगेगा, इट इज नोन टू अस, वी का हो जाएगा अस, तो इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो देखो जब आप पैसिव वॉइस करते हो तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द पीपल इलेक्टेड हिम, है ना, तो ही हो जाएगा हिम का, तो ही इलेक्टेड है, पास्ट है तो वॉज लग जाएगा, ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड, तो अब देखो ही वॉज इलेक्टेड क्या, मेयर बाय द पीपल, है ना, ही वॉज इलेक्टेड मेयर। वैसे बाय द पीपल नहीं लगना चाहिए था, हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में बाय द पीपल वाला ऑप्शन से पता चलेगा वो, देखो मेयर नहीं, ही इज इलेक्टेड बाय द मेयर, नहीं तो गलत ही है। यदि ऐसा होता ना हमारे पास ऑप्शन की ही देखो ही वॉज इलेक्टेड मेयर, क्योंकि बाय द पीपल की ना जरूरत नहीं है, पीपल ही इलेक्शन में भाग लेके जितवाते हैं लोगों को, वोट कास्ट करते हैं, है ना। जैसे हम कहें कि फार्मर ही फील्ड में काटता है, फसल लगाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि द फील्ड इज रीप्ड बाय द फार्मर, द फील्ड इज रीप्ड बाय द फार्मर नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है, जब सब्जेक्ट फिक्स होता है तो बाय द सब्जेक्ट नहीं लगाते। अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमने सेकंड वाला लगा दिया, ही वाज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, क्योंकि यही बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। चलिए 109 पे आओ, क्या कहता है, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। देखो एक्चुअली ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे लगा हुआ है यू डोंट लाफ एट मी, है ना, तो जब भी ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग लेट लगाते हैं सेंटेंस के स्टार्ट, है ना, तो लेट लग गया, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो लेट मी, लेट मी, है ना, और यहां बी लग जाएगा, तो लेट मी बी नॉट लाफ्ड, डोंट है तो बी लगाना पड़ेगा, लेट मी बी नॉट लाफ्ड, ठीक है, सेकेंड आंसर, ओके। चलो अच्छा, अब ये लेट मी बी नॉट लाफ्ड भी है और एट भी है, तो आप कहोगे सर कौन सा वाला सही है। देखो जब भी पैसिव सेंटेंस बनाते हैं ना एक्टिव से, तो जिस सब
ऑब्जेक्ट जिस भी वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करना होता है वो 100% लगाना ही होता है। यदि आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तो आप गलत। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है तो नहीं भी लगाते, लेकिन पैसिव में लगाना ही पड़ता है। जैसे सरप्राइज्ड, एट, स्टार्टल्ड, एट, है ना, वो लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। नेक्स्ट आइए, क्या कहता है, चेंज द नरेशन, है ना। तो नरेशन में क्या होता है हमारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। तो 110th पे आओ, तो अब क्वेश्चन पढ़ो, when will I be able to go, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म। तो रिपोर्टेड स्पीच को इसने पहले लिख दिया, वर्ब को बाद में। आई आस्क माय मदर, है ना, हम ये पहले तो यही हो जाएगा, आई आस्क माय मदर, है ना। तो आई आस्क माय मदर इसमें भी, आई आस्क माय मदर इसमें भी, आई आस्क माय मदर टू नहीं लगता, कभी भी आस्क मेन वर्ब के साथ आगे टू नहीं लगता, गलत है। आई आस्क माय मदर इसमें भी, आई आस्क माय मदर। उसके बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। और जब मैंने आपको बताया था, नरेशन जब पढ़ाया तब, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक डबल एच फैमिली के साथ होता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है, तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है तो इफ या वेदर लगाते हैं कनेक्टर। और जब डबल एच फैमिली के साथ स्टार्ट होता है, व्हेन, वेयर, हूम, व्हाट, दैट, तो उसके इसमें हम डबल एच फैमिली लगा, है ना। तो आई आस्क माय मदर व्हेन, ये भी ठीक है। व्हेन आई आस्क माय मदर व्हेन, यहां तक ये भी ठीक है। व्हेन आई आस्क्ड माय मदर व्हेन, तो अभी तीनों ठीक है व्हेन तक। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, याद होगा आपको, SON 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई है, आई का सब्जेक्ट आई ही हो जाएगा। तो आई आस्क माय मदर व्हेन आई आएगा, तो व्हेन वुड है यहाँ पे पहले, तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखो व्हेन आई है इसमें, तो ये सही हो सकता है। इसमें व्हेन वुड है आगे पहले, तो ये गलत, पहले सब्जेक्ट आता है। तो आई आस्क माय मदर व्हेन आई, और विल का अब वुड हो जाएगा, है ना। तो व्हेन आई वुड बी एबल टू गो, ठीक है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 11th में आओ, 111वें पे, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ मोटरसाइकिल, फादर आप मुझे कब एक मोटरसाइकिल खरीद के दोगे, ठीक है। तो जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम आई आस्क लगाएंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आंसर, देखो आई आस्क माय फादर, यहां तक तो ठीक है। आई आस्क माय फादर होगा, डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा। और देखो विल इसने पहले लगा दिया, हमेशा डब्ल्यू एच फैमिली के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ये वाला जो है गलत है। इस वाले पे आई आस्क माय फादर व्हेन ही, तो ही यू का क्या होगा, सेकंड पर्सन, तो फादर के लिए ही आएगा सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे फादर है, आई आस्क माय फादर, तो उसके लिए ही लग गया। और उसके बाद विल को इसने विल ही छोड़ दिया, वुड नहीं बनाया, तो ये भी गलत। आई आस्क माय फादर व्हेन वुड, इसने वुड को पहले लगा दिया, तो गलत है, सब्जेक्ट आना चाहिए था, ये भी गलत। अब फोर्थ पे आओ, तो फोर्थ सही ही होगा। आई आस्क माय फादर व्हेन, फिर सब्जेक्ट ही वुड बाय, हमेशा मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का, व्हेन ही वुड बाय मी अ मोटरसाइकिल। क्लियर, चलिए fill in the blanks। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दे हैव हैड टू पुट डैश द फुटबॉल मैच बिकॉज ऑफ स्नो। बताओ क्या क्या होगा, स्नो की वजह से फुटबॉल मैच बंद कर दिया होगा, है ना। तो बंद होगा तो ऑब्वियसली आंख बंद करके ऑफ लगा दो, देख लो सेकंड, पुट ऑफ मतलब क्लोज, बंद। चलो 113 पे आओ, शी फाउंड अ फ्यू कार्ड्स इन ए शॉप एंड शी बाउट, उसने उसे खरीदा, बाउट कार्ड्स, उसने कार्ड देखा और खरीदा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या फिलअप करने के लिए कह रहा है, दोज आएगा, दैट आएगा, दिस आएगा, देम आएगा। तो कार्ड्स है प्लूरल, तो दैट और दिस तो नहीं होगा, है ना। और देम तो ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, हम सब्जेक्ट के पहले लगा रहे हैं, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट फॉर्म वाला, तो क्या आएगा, दोज कार्ड्स, है ना। आपको याद होगा जब हम लोग किसी चीज को दिखाते हैं, जो पास में होता है जिसको छू सकते हैं उसको दिस कहते हैं, जो दूर में होता है सिंगुलर उसको दैट कहते हैं। यदि प्लूरल कोई चीज पास में आप उसको छू सकते हैं तो दीज, और दूर में है तो दोस।
तो दोज कार्ड्स, ठीक है ना, तो दोज कार्ड आएगा। चलिए 14th पे आओ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आपके करवाया हुआ है। देखो 10 माइल्स, जब भी हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दे दे, पर्टिकुलर टाइम दे दे, पर्टिकुलर वेट दे दे, पर्टिकुलर अमाउंट दे दे, तो वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। ठीक है 115 पे आओ। इफ आई वर, तो ये कौन सा सेंटेंस है, याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सॉरी ये कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको करवाया था, ये कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें आई के साथ वर्ड लगाया, बिल्कुल ठीक, वर्ड। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी इफ लग जाता है इसका मतलब है काश, ये कह रहे काश मैं एक पक्षी होता तो उड़ पाता, तो प्रोबेबिलिटी है तो हमेशा वुड लगेगा, है ना। तो जब भी इंपेरेटिव, ये क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस को आप हमेशा वुड का यूज करना। आपका मन करेगा यार कुड यूज करो, कर सकता था, सकना आ रहा है, नहीं, प्रोबेबिलिटी वुड लगाते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वुड मत लगा देना। चलो नेक्स्ट आओ, क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर alternatives choose the one which best expresses the meaning among the given word। ठीक है ना, तो मतलब बेस्ट मीनिंग कह रहा है, इसका मतलब ये हमसे सिनोनिम पूछ रहा है। ठीक है चलो चलो, तो देखो इंग्लिश का मीनिंग होता है, दूसरी अपनी बात है, देखो एक वर्ड लॉक भी होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लॉक का मतलब ये है कि भाग जाना, इल्यूट का मतलब भाग जाना, लॉक का मतलब है शादी के लिए भाग जाना। लिख लेना इसको, जब हम किसी के साथ शादी के लिए भाग जाते हैं, मैरिज के लिए, तो मान लेना कि वाई लॉक, ठीक है ना। अच्छा, इल्यूड का मीनिंग होता है भाग जाना, जब आप डॉक्टर को देखो, दुश्मन हो, इस ये सब जब हो और उसके साथ भागना चाहता है तो समझा इल्यूड, ठीक है ना। समझ गए, he tried to elude the security man by sneaking through a, जैसे बैक डोर, फ्रॉम बैक डोर से भागा, है ना। तो जब हम किसी एनिमी को देखते हैं, ठीक है ना, दुश्मन है, तो हमें पता था वहां से भागना है, ठीक है ना। तो भाग जाना हुआ। अच्छा, एल्योर का मतलब क्या हुआ, एल्योर का मतलब है लालच, टेम्पटेशन, टेम्पटेशन लालच, ठीक है। लीव मतलब छोड़ देना, ठीक है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है ना। शी डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दे दिया। एस्केप का मीनिंग होता है भाग जाना, ठीक है ना, अगेन, ठीक है। तो क्या आएगा इल्यूड का, एस्केप आएगा। समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं, रेहाना बोलो समझ में आया, करेक्ट, ठीक है। चलो आना बोलना पड़ेगा, एक्टिव रहो। चलिए अब आ जाओ प्रीपोजिशन 117 पे आओ। देखो समझो इस वर्ड को, सो तो नहीं रह रहे, हिंट तो नहीं आ रही, ध्यान से देखो। प्री और मोनिशन दो वर्ड से बना है। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और मोनिशन कोई मोशन, मोशन से बना है वर्ड। मोशन होने से पहले आपको कुछ पता चल जाए, मतलब इस वर्ड का होता है कोई मोशन, हम पहले से क्या पता करना चाहते हैं, बैड चीज तो नहीं होना चाहता, होने वाला है, उस चीज को हम पता करना चाहते हैं। कभी अच्छी चीज को हम नहीं पता, नहीं तो अच्छी चीज तो हो ही जाएगा, बैड चीज को हम पहले से पता करना चाहते हैं कि उसको हटाया जा सके, उसको टाला जा सके। तो प्रीमोनिशन का मतलब होता है कि समथिंग बैड इज गोइंग, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है। जैसे आई हैव अ प्रीमोनिशन there is a there is a flood in the area, इस एरिया में फ्लड होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, प्रीमोनिशन का मतलब कुछ अनप्लीजेंट, समथिंग अनप्लीजेंट गोइंग टू हैपन, कुछ खराब चीज होना, ठीक है, और उसे आप पहले से पता। अच्छा, इनसाइट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आई he has a clear cut insight about this, तो उसको clear cut अंडरस्टैंड, इनसाइट इन मतलब अंदर, असाइड मतलब देखना, जो अंदर तक देख ले, अंडरस्टैंड, मतलब इसको अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो सर्टेन ना हो, जहां पे हमें डाउट हो, निश्चित ना हो,
फोर वार्निंग, प्री डोमिनेशन का फोर मतलब स्कोप का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं यार व्हाट इज द स्कोप ऑफ नाउअडेज टू लर्न कोडिंग। कोडिंग का क्या है? तो स्कोप का मतलब होता है एरिया। क्या एरिया है, क्या यूज है, ऑप्शंस क्या है। नाउ 118 का तो डेरोगेटरी, व्हाट इज व्हाट है डेरोगेटरी मतलब होता है किसी के बारे में बुरा हो, ठीक है। इंजीरियस का मतलब होता है जो हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, और हेल्थ नहीं होता, ध्यान रखना, टू लगे हुए हो। चलो, शैटरिंग किस चीज को गिरा देना। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन करना। डिस्पैरेजिंग मतलब किसी के बारे में बुरा बहुत बुरा के लिए करना। तो सिनोनिम समझ में आया? रेहाना बोलो, सो तो नहीं रहे हो? हाँ, डिस्पैरेजिंग में सोना नहीं है, नींद नहीं आनी, देखो ध्यान से, इसी बात पर करना है। चलो इसको इंग्लिश पे आओ। अच्छा एक चीज और, इस एक्टिंग का ना, आप एक्टिंग का मुझे कि बहुत ज्यादा या कोई चीज बहुत अपसेटिंग हो, अपसेट करने वाला, आप लिख सकते हैं। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा अपसेटिंग हो, निराशजनक, तो से नो मैडिक, नो मैडिक जो पहले आदि मानव नो नो मैड, नो मैड का मतलब कि लोग घूमते रहते हैं खाने के लिए, सेक्टर के लिए, सब नो मैड वॉन्डर, वॉन्डरिंग करना मतलब इधर उधर घूमना, है ना। तो वॉन्डरिंग आ गया, ठीक है। फाइटिंग लड़ना, रेयर मतलब जो बहुत कम होता है, कम, बहुत कम है, रेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि नाउ रिनोसोरस आर रेयर इन इंडिया, बहुत कम हो गए। स्ट्रेंज, आश्चर्यजनक। 120 पे आओ। रेस्टिव, देखो, तो रेस्टिव का क्या मीनिंग होता है कि ऐसे याद रखो, जब आप रेस्ट लेना चाहो, जैसे कोई भाषण सुन रहे हैं, कोई क्लास देख रहे हैं, सपोज करो एडवांस मैथ का, बहुत बोरिंग हो गया है, तो अब आपको रेस्ट चाहिए, आप थक गए, आप और नहीं झेल सकते, तो उस केस को हम कहते हैं कि भैया आप रेस्ट चाहिए, थक गए, अब और खड़े नहीं रह सकते, स्टिल नहीं रह सकते, तो खड़ा हुआ नहीं होना, ना रह पाना, ठीक है ना। या आपको रेस्ट चाहिए क्योंकि आप बोर हो गए चीजों से, उसे हम कहते हैं रेस्टिव, है ना। किस चीज को कंटिन्यू ना कर पाना ड्यू टू बोर्डम, बोर्डम की वजह से। समझ में आया? अरे हाना बोलो, समझ में आया कि नहीं? सोना नहीं है, चलो। तो रेस्टिव स्टिल हो गया, है ना, कि आप स्टिल नहीं रह पाते, आपको रेस्ट चाहिए, है ना, क्योंकि आप बहुत थक गए। तो रेस्टलेस का मतलब भी होता है थक जाना, है ना। और किसके वजह से? बोर्डम के वजह से, बोरिंग होने की वजह से। चलिए 120 खत्म, 121 पे आओ। ना 121 पे देखो क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। एंटोनिम है, एंटोनिम टू द गिवन वर्ड, ठीक है। तो पहला क्या है? एथीस्ट। मैंने आपको क्या सिखाया? थी कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब होता है गॉड, और ए मतलब नेगेटिव, कहीं भी ए पहले आता है नेगेटिव, मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे हम एथीस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा? जो भगवान पे विश्वास करता है, ठीक है। देखो, तो इसका मतलब जो भगवान पे बिलीव करता है वो कैसा हो जाएगा? देखो, रैशनलिस्ट का मतलब होता है जो किसी भी चीज को रैशनल मतलब रीजन से समझना चाहता है, उसको हम कहते हैं रैशनलिस्ट। तो वो तो नहीं है। चलो, थियोलॉजिस्ट, थियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जो थियो मतलब गॉड के बारे में जो चीजें होती है उसको पढ़ता है, थियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको। बिलीवर जो बिलीव करता है, तो यही आ जाएगा। रिचुअलिस्ट जो रिचुअल्स करता है, कर्म कांड करता है, तो हमें तो उल्टा किया जाए तो बिलीवर हो जाए। जिग्नेटिक, जिग्नेटिक मतलब होता है भीम काय, बहुत बड़ा, बड़े शरीर का, तो उल्टा क्या हो जाएगा? टाइनी, बहुत छोटा।
वीक मतलब कमजोर, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो इजीली टूट जाती है, जैसे कांच फ्रेजाइल होता है। स्लाइट, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, स्लाइट मतलब बहुत थोड़ा सा चेंज, ठीक है ना। 123 पे इलिसिट, मुझे ये हमेशा ऐसे याद है, इलिसिट रिलेशन, इलिसिट का मतलब होता है अनलॉफुल, जैसे मैरिज के बाद किसी का कोई चक्कर चल रहा हो, क्या कहेंगे, he has or she has illicit relation, ठीक है ना। जो लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल, अनलॉफुल, सुन रहे हो, समझ में आया, ध्यान से देखो, हाँ, इलिसिट तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल, अनलॉफुल है क्या, अरे थर्ड में तो वही मिल गया हमें। लिबरल का मतलब होता है जो थोड़ा लिबरल हो, जैसे हम कहते हैं कि सोसाइटी ना बहुत लिबरल है, आप कुछ मिस्टेक भी कर दो तो आपको डांटेंगे, है ना, टीचर ने लिबरली कॉपी चेक कर दिया, मतलब गलतियों को थोड़ा सा माफी कर। इंटेलिजेंट तो आप समझते हैं, क्लियर भी समझते हैं। 124 पे हो, कैलस, कैलस मतलब होता है जो निर्दयी हो, हम कहते हैं कैलस, ठीक है ना, निर्दय, अनकाइंड, जिसमें जो है सेंसिटिवनेस ना हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कैलस का मतलब होता है अनसेंसिटिव, रियल में काइंड नहीं होता, अनसेंसिटिव, जिसमें मान लो आप किसी को मान लो किसी का बुरा, क्यों, क्योंकि आपने सेंस नहीं, आप सेंसिटिव नहीं किए, आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा, अनसेंसिटिव, अनसेंसिटिव, ठीक है ना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव, है ना। अनकाइंड नहीं होता कैलस, कैलस का मीनिंग होता है हमेशा जो अनसेंसिटिव है, दूसरों से उसे, दूसरों के दुख से उसको लेना देना नहीं है ना। तो सेंसिटिव लगाना, और सेंसिटिव नहीं हो तो फिर काइंड लगा दे, ठीक है। मान लो सेंसिटिव नहीं होता, काइंड होता तो मैं काइंड लगाता, लेकिन यहाँ जब सेंसिटिव है तो मैं सेंसिटिव लगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इनिग्मेटिक, देखो ये वर्ड ना इनिग्मा से बना है, इनिग्मा का मतलब होता है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब अजीबोगरीब, है ना। इनिग्मेटिक पर्सन्स आर रोमिंग हियर एंड देयर, पुलिस कॉट देम, ठीक है। तो मिस्टीरियस का मतलब जो अजीबोगरीब हो, जिसके बारे में कुछ हमें ढंग से पता ना हो, मिस्टीरियस। क्या हो जाएगा इसका उल्टा, उल्टा हो जाएगा जिसके बारे में पता हो, प्लेन हो, अनप्लेन, प्लेन। सिंपल का मतलब तो सिंपल ही होगा, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मीनिंग होगा जो दूसरे से कोई बात ही ना करे, शेयर ना करे, फ्रेंडली ना हो, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंड, या ग्रुप में रहना जिसको पसंद नहीं, ठीक है। नर्वस तो नर्वस ही नर्वस हो जाना, है ना। तो प्लेन होगा इसका करेक्ट, समझ गया। चलिए आगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट, नंबर और मेटल का होता है कॉइन, तो न्यूमिस्मैटिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो पुराने चीजों को खोद के निकालता है, उसके बारे में स्टडी करता है, आर्कियोलॉजिस्ट। फिलाटेलिस्ट मतलब जो स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करता है, उसको हम फिलाटेलिस्ट, फिला मतलब लव, टेलिस्ट टेलीकम्युनिकेशन बना इससे, उसे याद रख लेना, स्टम्प जो डाक टिकट लगाते हैं। कनॉइजर, कनॉइजर का मीनिंग होता है पारखी, पारखी, और स्पेशली खाने का, सॉरी कला का पारखी, कला। यदि खाने का पारखी हो तो उसे कहते हैं गौमे, जिसको तुम गवर्नमेंट कहते हो, गवर्नमेंट ऐसे पढ़ते हो, ठीक है, इसको गांव में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। चलो 127 पे आओ। तो only a system of government in which only one political party is allowed to function। अब देखो जो फर्स्ट ओलिगार्की, इसका मतलब है जब ओलिग मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप, जब छोटे छोटे ग्रुप मिलके सरकार चलाते हैं तो उसको कहते हैं ओलिगार्की। इस तरह के सिस्टम में क्या होगा, जैसे मान लो जैसे अरेबियन सिस्टम में हमारे यहाँ पे क्या होता है, 50 से एक वोट जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाता है। लेकिन अरेबिया वगैरह में क्या होता है, जिनका मान लो 4 कैंडिडेट है, चारों के पास कुछ परसेंटेज वोट है, तो सब मिलके राज करते हैं, ठीक है, करते थे, ठीक है। तो ओलिगार्की में क्या होता है कि बहुत से ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप मिलके शासन चलाते हैं। अच्छा, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में क्या होगा, एक एक जो है ना राजा होगा और वो उसकी कमांड ही मान होगी, उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। टोटल टोटलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म ही इस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी ही फंक्शन करे, ठीक है ना। थियोक्रेसी, जहां पे भगवान, थियो मीन्स गॉड, गॉड के अकॉर्डिंग रूल हो, है ना, ऑन द बेस इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस बुक,
तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट आ गई है कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। एक तो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनके कस्टम और मोर्स कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। ट्रेडिशन होता है कि एक सभ्यता का, एक सिविलाइजेशन का एक ट्रेडिशन होता है, ठीक है ना, कि बहुत टाइम से वो क्या मानते आए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशन। राइट्स का मतलब होता है कोई धार्मिक सेरेमनी, रिलीजियस सेरेमनी, उसे हम राइट्स कहते हैं। रिचुअल्स भी वही होता है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन में धार्मिक पूजा के लिए जो चीजें की जाती है उसे हम रिचुअल्स कहते हैं, ठीक है। 129 पे आ जाओ। अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर द एविडेंस एंड गिव द वर्डिक्ट। तो इसे को जज कहते हैं, और जो जज मेंबर होते हैं उन सबको जूरी कहते हैं एक साथ, तो जूरी हो, ठीक है। 130 पे आओ। इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, एक्चुअली ये होना चाहिए इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जिसको प्लेजर और पेन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, दोनों में सेम रहते हैं, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। जो प्लेजर और पेन दोनों में एक जैसे होते हैं। स्टोइक, स्टोइक मीन साधु। परसीवियरेंस है पहला वाला। परसीवियरेंस का मतलब होता है जब आप किसी काम में लगे रहते हो, फेल होने के बाद भी लगे रहते हो, उसे कहते हैं परसीवियरेंस, धैर्य, ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब, जैसे आप ये वर्ड तो बहुत सुनते होंगे कि इंडिया इज वेरी टॉलरेंट टू द रिलीजियस ग्रुप, है ना, तो वी आर वेरी टॉलरेंट, इस तरह से सुना होगा न्यूज में। तो टॉलरेंट जो झेल सके, है ना। रेटिसेंस, रेटिसेंट अभी देखो इससे 2 दिन पहले क्वेश्चन में भी आया था। तो रेटिसेंट का मतलब होता है जो रिजर्व रहता है, किसी से ज्यादा बातें बातें नहीं करता, रिजर्व, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट टाइप का। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक है। चलो देखो, देखो तो 131 है, तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जब भी कोई ब्लू से कोई चीज हो वो उनका कनेक्ट, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, तो स्काई से कोई बोल्ट गिर जाए तो अनएक्सपेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि स्काई से भाला तलवार गिरने लग जाए, लोहे की चीज, बोल्ट लोहे का होता है, तो इसीलिए कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो जब ये बोल्ट फ्रॉम ब्लू आता है तो इसका मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है, सिचुएशन है। और डिलेड इवेंट नहीं, इनएक्सप्लिकेबल नहीं, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ये ठीक है। अनप्लीजेंट नहीं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ऐसा कुछ जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अनप्रेडिक्टेबल क्या होता है? कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग होता है जो बाकी से कंफर्ट, ठीक है ना। एक ऐसा मान लो कि सिचुएशन हो, जैसे मान लो कि जॉब का, मान लो पेट्रोल का प्राइस जो है ना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने उसमें 25 पैसे कम कर दिया, तो ये कोई कंफर्ट नहीं है। ऑलरेडी लोग परेशान है कि भाई इतना बढ़ गया, और उसमें 25 पैसे गवर्नमेंट जो है बस कम कर रही है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन को हम कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। क्या कहा मैंने कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने उसे 25 पैसा कम कर दिया। मान लो पेट्रोल का दाम हो गया 200 रुपए का लीटर, 225, 200 और 25 पैसे, कितने लीटर हो गया। अब 25 पैसे गवर्नमेंट ने फिर कम कर दिया, तो क्या कहोगे इसे कि कंफर्ट मिल गया, अच्छा हो गया? नहीं हुआ, सिचुएशन कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसी को हम कहते हैं कोल्ड कंफर्ट। स्लाइट सेटिस्फेक्शन, जैसे थोड़ा बहुत कुछ मिला हो, कंडीशन लेकिन अच्छा नहीं। 133, टू बी ऑल एट सी का मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना, लॉस्ट एंड कंफ्यूज, सी को देख के कंफ्यूज हो जाना। हाँ, 134 पे आओ। टू टेक टू वंस हील, हील पैर पे होता है, तो हील पे आना मतलब भाग जाना, टू रन अवे। टू बाइट द डस्ट, जब किसी दो लोगों की फाइट होती है, जो गिर जाता है, कहते हैं ना धूल चटा दिया उसे। टू बाइट द डस्ट मतलब किसी को डिफीट कर देना, हरा देना बुरी तरह से, या बुरी तरह से हार जाना,
तो नन ऑफ द एबव, इनमें से तो कोई सा नहीं होगा, क्योंकि ईट वोरेसियसली मतलब, अच्छा वोरेसियस का मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता से खाना, वोरेसियस ईटर, वोरेसियस रीडर मतलब बहुत उत्सुकता से पढ़ता है, पेट ही नहीं भरता पढ़ने से। हैव नथिंग टू ईट नहीं, ईट रूट नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए अब आ जाइए अरेंज पे, पीक्यूआरएस पे। देखो पीक्यूआरएस में ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और ये लास्ट सेंटेंस हमें गिवन रहता है, और पीक्यूआरएस को हमें सजाना हो, ठीक है ना। जैसे अब देखो ए मैन, इसमें हमें ध्यान क्या रखना होता है, आपका सेंटेंस का सुनो ध्यान से, सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारे सेंटेंस का अरेंजमेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो देखो ए मैन, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। तो इसमें देखो अब मैन के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब कहां पे है, विद येलो रेड ग्रीन, ये वर्ब तो नहीं है, स्टूड ये वर्ब है, तो मैन इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू, स्टूड होल्डिंग, क्या होल्ड कर रखा होगा उसने, ए पोल, एक पोल को पकड़ रखा होगा, ए पोल, ए पोल, अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल। तो पी पहला आ गया, क्यू फिर एस, क्यू प्लस एस किसमें देखना एक बार, ये तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये वाला आंसर इसका मतलब, इसके बाद पी आना चाहिए। तो पी क्या है, विद येलो रेड ग्रीन बलून्स, है ना, ये बलून ही होगा ऑब्वियसली, इसके बाद बलून आएगा, नाउन आएगा, बलून्स, ठीक है। फ्लाइंग फ्रॉम इट, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो गया, हमने दो पकड़ लिया और दो से हमारा पूरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको ध्यान रखना है, और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, तो आपका ये थर्ड हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए 173। फर्स्ट क्या कहता है, अर्थ इज द होम, ये तो आपका अर्थ सब्जेक्ट हो गया, इज द होम, अर्थ इज द होम, ठीक है। तो किसका होम आएगा ना, अर्थ इज द होम ऑफ, ऐसा है क्या, देखो तो टू वी जनरेशन, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर, टू आवर फ्यूचर, मतलब होम के बाद टू आवर फ्यूचर नहीं आ सकता, तो अर्थ इज द होम वी ऑल शेयर, वी ऑल शेयर, हाँ ये मीनिंग बन सकता है, अर्थ हमारा हम घर है जो हम सब शेयर करते हैं, अर्थ इज द होम जनरेशन नहीं, अर्थ इज द होम एंड वुड पास ऑन, होम को तो पास नहीं करेंगे, तो क्यू आना चाहिए पहले, तो पी को और एस को तो हटाइए। अब इन दोनों में से देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो क्यू के बाद पी आ सकता है क्या, द अर्थ इज द होम वी ऑल शेयर टू आवर फ्यूचर, नहीं, ठीक है ना, घर को फ्यूचर के लिए शेयर नहीं बनता नहीं है। एस को देखो तो डाल के, अर्थ इज द होम वी ऑल शेयर एंड वुड पास ऑन, और पास करेंगे किसको, टू आवर फ्यूचर जनरेशन, टू आवर फ्यूचर जनरेशन, तो पी के बाद आर, पी के बाद आर इसमें, यानी सेकंड इज द आंसर, समझ गए। चलिए 138 पे आओ, ध्यान से देखो 138, आइए क्या कहता है देखो, इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक फ्राइडे मॉर्निंग है, एंड इसके बाद कंजंक्शन लगा, मतलब कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा या कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा यहां से, एंड द लेफ्टिनेंट scanned the horizon just as the desert haze, it was a Friday morning and just as the desert haze, हो सकता है ये मीनिंग बन रहा है, आगे देखते हैं। विद हिज बाइनोकुलर, कौन कौन अपने बाइनोकुलर से, तो ये इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए, हो सकता है पी के बाद आर आ जाए, है ना, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट मेंशन है, द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन विद द बाइनोकुलर, होराइजन को स्कैन किया आपने बाइनोकुलर से, पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर कहां पे देखना, पी के बाद आर एक तो देखो इसमें है, इसमें नहीं है, इसको छोड़, और इसमें भी पी के बाद आर है, लेकिन देखो क्या इसमें पी पहले, पी के बाद आ रहा है, तो पहला सेंटेंस पी बन सकता है क्या, it was a Friday morning and the lieutenant scanned the horizon with his binocular,
चलो हो सकता है वॉज क्लियरिंग, अब कौन क्लियर कर रहा था, यहां से कंफ्यूजन है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यही होगा। देखते हैं ध्यान से। इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग एंड जस्ट एज द डेजर्ट हेज हो रहा था, डेजर्ट हेज, द लेफ्टिनेंट ने स्टार्ट क्या करना शुरू किया, इसीलिए द लेफ्टिनेंट स्कैन द होराइजन, होराइजन को स्कैन किया, कहीं कुछ गतिविधि तो नहीं हो रहा है, होराइजन विद हिज बाइनोकुलर, विद हिज बाइना, नहीं नहीं नहीं, क्यू के बाद पहले क्यू, इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग एंड जस्ट एज अ डेजर्ट हेज वॉज क्लियरिंग, अच्छा जब डेजर्ट हेज क्लियर हो रहा था, जो डेजर्ट में हेज था वो क्लियर हो रहा था जब, ठीक है, तो क्यू के बाद एस आना चाहिए, तो क्यू के बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद आर, क्यू एस पी आर, थर्ड ही होगा। देखो टेलीविजन, और यहाँ पे इसका मतलब क्लियर कर दिया कि ये दूसरा कॉमा, देखो सेंटेंस के बीच में ऐसे दूसरा कॉमा होगा और यहां से यहां तक कुछ होगा, है ना, इस कॉमा से हमें पता चल गया। लेकिन टेलीविजन ऑफ मॉडर्न साइंस, ये ये चीज फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है ना, तो हमें चाहिए कुछ इससे पहले, टेलीविजन द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ मॉडर्न साइंस, नहीं, ठीक है, देखो या तो आर आ सकता है, आर आ सकता है क्या, टेलीविजन वन ऑफ द मार्वलस ऑफ मॉडर्न साइंस, तो आर के बाद एस तो नहीं आ सकता, तो इसको तो हटाई दो। अब एस के बाद, आर के बाद एस, वन ऑफ द मार्वलस हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ, अभी मत हटाओ, ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है कि आपके बाद एस आ जाए, ठीक है, लेकिन एस के बाद तो आर नहीं हो सकता, ये तो उल्टा ही हो जाएगा। पी क्यू देखते हैं, हो सकता है क्या, टेलीविजन हैज बिकम, टेलीविजन हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मीडियम, वन ऑफ द मार्वलस, तो ये देखो यहां सब तो सही बन रहा था कि टेलीविजन हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मीडियम, लेकिन उसके बाद वन ऑफ द मार्वलस दे दिया, तो इसके लिए ये नहीं होगा, तो ये दो खत्म हो गया, यानी आर के बाद एस ही होगा, तो टेलीविजन वन ऑफ द मार्वलस, हाँ टेलीविजन ठीक है, और वन के बाद ठीक है, वन ऑफ द मार्वलस, मार्वल्स ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है, आर के बाद एस, मॉडर्न साइंस, उसके बाद क्या आना चाहिए, ये आ सकता है क्या, हैज बिकम, ठीक है आ सकता है, हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, देखो द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो क्यू के बाद ही लास्ट होना चाहिए छठा, तो वो इसमें है, पहले में। 145, देखो द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट, अब ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है, हम इसके बाद क्या ढूंढेंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब है या कोई फॉर्म है, ठीक है, तो देखो तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, विल, तो 100% यही होगा फिर, द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस सम पीपल, आर है क्या कहीं पे, देखो आर एक ही में है, तो यही होगा आंसर, इसका मतलब करके देख लेते हैं, द नर्मदा डैम प्रोजेक्ट विल डिस्प्लेस सम पीपल, उसके बाद क्या है पी, डिस्प्लेस सम पीपल, मैनी ऑफ होम, जिसमें से बहुत सारे, ठीक है ना, होम हैपन टू बिलोंग टू सम ऑफ द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका मतलब क्यों के बाद तो ऐसी 6 ही आना चाहिए, तो आर पी एस क्यू एकदम ठीक है, ठीक है, फोर्थ में नहीं हो। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट लाइजन होता है ना, देखो लाइजन का मतलब है जब हम किसी से लाइजन बना लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं कुछ इस तरह का, जिससे फायदा उठा के बाद में, तो लाइजन होता है, तो लाई और जन, लाइजन, ऐसा ही लाइजन ये होता है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, एल ए आई तो होगा नहीं, पहले लाइजन फर्स्ट ही होगा, ठीक है ना, फ्रेंडशिप बना लेना किसी से, मित्रता बना लेना, ताकि आप बाद में फायदा उठा सकें। सुपर मैसी, दूसरा है सुपर मैसी, देखो स्पेलिंग में क्या होता है ना, कि पहले आपने अपना आंख बंद करके लिख लो, पहले इनका देखो मत आंसर, ये तो आप गलत कर बैठो, तो पहले हम लिख लेते हैं अपना आंसर, सुपर, एस यू पी आर होगा, सुपर देख लेते हैं किसमें, एस यू पी आर, इसमें भी है सुपर, इसमें भी है एस यू पी आर, सुपर, और इसमें न्यूमरेसी आएगा, सुपर न्यूमरेसी, न्यू एन यू होगा, और मरेसी
MER न्यूमरेसी मैथमेटिक्स से है ना, न्यूमरेसी MER होगा, तो ए है इसमें खता, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, यानी सेकंड इज द आंसर, न्यूमरेसी। 143 हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है ब्लड का जो है क्लॉट कर जाना, ब्लड हेमरेज जो इसे हम बोलते हैं। तो हेमरेज H डबल R होगा, तो सिंगल R वाला तो वैसे गलत है, ये गलत है। हो सकता है ये देखो 141 का ना, ये था लाइजन, 142 का सुपरमेसी का स्पेलिंग ये था, ठीक है ना, एक्चुअली साउंड वो रह गया, बंद रह गया। और थर्ड हेमरेज, हेमरेज का स्पेलिंग ये है। देखो हेमरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, देखो वैसे तो ब्लड का मीनिंग जो हीमो होता है वो HEMO, हीमो मीन्स होता है ब्लड। हेमरेज का मतलब होता है जब कभी हमारा कोई ब्लड वेसल, कोई वेन फट जाए और वहां से ब्लड निकलने लग जाए, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग में डबल आर होता है। अब डबल आर इसमें था लेकिन इसमें EG था, H होना चाहिए था, तो ये नहीं है, ये नहीं है, और इसमें डबल आर नहीं है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। इस तरह से स्पेलिंग को आप याद रख सकते हो, लेकिन बहुत सारे स्पेलिंग से गो थ्रू होना पड़ेगा, जो आपके खास करके मैंने पेनड्राइव में जो करके जाओ। चलिए नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द रोड्स हैव बीन मेड, ये हैव बीन मेड का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वो है आपका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, ये रहा प्रेजेंट। नेक्स्ट आ जाओ 143, रामानुजन इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। गुड तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कौन पूछ रहा है, एडवर्ब करो, ठीक है ना, तो वेरी, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब, तो वेरी इज द। चलिए पैसेज पे आ जाइए। देखो पैसेज करने का उपाय ये है कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ढूंढो, एक तो ये उपाय है। जो दूसरा मेरे को बेस्ट उपाय लगता है, आप ये करके देखना कि पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, जब आप सारा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, उसके बाद क्या करो, फिर पैसेज पढ़ना शुरू करो। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो आंसर आप सोच लोगे कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीजें थी। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पैसेज इज अबाउट व्हाट, ठीक है। उसके बाद है 147, द राइटर सेज दैट टीचर शुड, टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मे बी बॉयज एंड गर्ल्स रीड बुक टू, पहले ही दिख रहा था मेरे को, लिखा हुआ था प्लीज डियर टीचर। द मिस्टेक हैज बीन ऑन द टीचर साइड, हियर द मिस्टेक रेफर टू, ठीक है। और इंडिजीनियस indigestion and violent stomach ache will be the result if the child, okay, ठीक है। तो हम लोग पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर अपने आप सामने निकल जाएगा। अब दिमाग में आ चुका है कि क्वेश्चन ये ढूंढना है। देखो पैसेज जो है ये मैंने वीडियो को बंद करके मैंने अभी पढ़ लिया है, ठीक है। आप क्योंकि मैं ज्यादा ऑन करके पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। या चलो मैं एक बार ऑन करके भी पढ़ लेता हूँ ताकि आपको ना पता चल जाए। A reason why people at school read book is to please their teacher, है ना, ये पूछा था कि क्यों पढ़ते हैं। The teacher has said that this that or the other is good book, टीचर कहते हैं ये वो ये सब good book है, and that it is a sign of good taste to enjoy it. So a number of boys and girls anxious to please their teacher get the book and read it, वो अपने टीचर को प्लीज करने के लिए, खुशी के लिए, है ना। ये जब मैं क्वेश्चन नीचे कर रहा था तभी दिख गया था ये मुझे, तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन ये देखा था। 2 or 3 of them may genuinely like it, वो genuinely लाइक करते हैं 2-3, for their own sake, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, and for grateful to the teacher for putting it in their way, और ग्रेटफुल होते हैं टीचर की कि टीचर ने उनको बताया इस बुक के बारे में। But many will not honestly like it, or will persuade themselves that they like it, and that does a great deal of harm. The people who cannot like the book run the risk of the two things happening to them. Either
दे आर पुट ऑफ द आइडिया कि बेकार है, हम नहीं पढ़ेंगे बुक. Of the book, let us suppose the book was David Copperfield. Either they are put off the idea of classical novel or they take a dislike to Dickens. और उनको नहीं पसंद आएगा, यह बेकार चीजें हैं, ये तो मैं इसको कभी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है. And decide firmly never to waste their time on anything of the sort again. इस तरह का काम भैया हम नहीं करेंगे, नॉवल वोवल, ठीक है. और they get a guilty conscience about the whole thing. They feel that they do not like what they ought to like, and या फिर उनको एक अंदर से ये एहसास होने लग जाता है कि यार उनको ये पसंद, जैसे मान लो किसी का मैथ अच्छा नहीं है, हम कहेंगे गवार है, तो उसको धीरे धीरे क्या अंदर से लगने लग जाएगा कि यार मुझे जो जो मैथ मुझे आना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं सच्ची में गवार हूँ, है ना. तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो घटने लग जाएगा. चलो आगे देखते हैं. They are quite mistaken. तो ये mistake नहीं आएंगे, है ना. Of course, there is nothing wrong with that. उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो सकता है कि उनको मैथ की जगह साइंस पसंद, हिस्ट्री पसंद हो. The mistake has all been one on the teacher side. What has happened is that they have been sobbed off against a book before they were ready for it. तो कह रहा है कि ये टीचर की गलती है कि उनको तब ये बता दिया वो चीजें जब उनके लिए ये उस टाइम जरूरत नहीं थी. मान लो कि 4th क्लास के बच्चे को मैं कहूँ कि डिकन्स पढ़ो, डिकन की नॉवल, तो वो जब नॉवल उठाएगा तो मम्मा ये क्या है, तो है ना, तो वो पसंद नहीं करेगा और फिर जिंदगी भर वो शायद उस चीजों नॉवल को पसंद ना. और हो सकता है कि जब वो ग्रेजुएशन में और तब डिकन के बारे में बताया जाता था तो उसको ज्यादा अच्छा लगता. इट इज लाइक गिविंग अ यंग चाइल्ड फूड only suitable for an adult. ये ठीक ऐसा ही कि आप अडल्ट की चीजें बच्चों को खिला रहे हो. रिजल्ट क्या होगा इससे? इंडाइजेशन, वायलेंट स्टमक एक, एंड रूटेड डिसलाइक टू द आर्टिकल ऑफ फूड एवरीवन. और उनको पसंद नहीं आएगा. अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट. The passage about we should not do to make someone do. We should not do to ask. We should stop. ये होना चाहिए. We should do to make children read. हमें चिल्ड्रन को we should do to make children read. हमें चिल्ड्रन को पढ़ना सिखाना चाहिए कि हाँ, और उसे कब क्या पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट. The right टीचर कैसे होनी चाहिए? Children from reading book में compel children to read moral stories. Stop compelling children. हाँ, टीचर को कंपेल नहीं करना चाहिए कि तुझे ये पढ़ना ही है, मजबूर नहीं करना चाहिए. According to the author, many boys and girls read books too. Please, dear, express your gratitude to their teacher and show other with the favor of your teacher. Win the favor. हाँ, यही होना चाहिए. टीचर को खुश करना था ना, तो विन द फेवर ऑफ योर टीचर, मतलब अपने टीचर से फेवर लेने के लिए कि अच्छे अच्छे मार्क्स दे दे, बोलो सर हाँ सर मुझे भी अच्छा लगता है, टीचर खुश हो जाएगी. 149. The mistake has been on the teacher side. Here the mistake refers to. यहाँ पे मिस्टेक क्या रेफर कर रहा है कि बच्चे को वो चीज अभी नहीं बताना चाहिए था जो अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. Making the children to please the teacher नहीं. Asking the children to read the book which teacher do not like नहीं. टीचर तो लाइक. रिकमेंडेशन देम द बुक इंटेंडेड फॉर एडल्ट. वो बुक उनको रिकमेंड करना जो एडल्ट्स के लिए, जो बड़े लोगों के लिए. जब हम सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं तब हम डिकन को समझ सकते हैं, तब हम मुंशी प्रेमचंद को समझ सकते हैं, ठीक है ना. तो 150 पे. Indigestion and violent stomach ache will be the result if the child read book not suitable for his age, है ना. Does not read नहीं is the first नहीं, ठीक है. तो ये हमने इंग्लिश का सॉल्यूशन किया है, ठीक है. अब आप देख लो इंग्लिश में 50 में से कितने, ठीक है. धीरे धीरे अभी जितने भी हैं आपके, ये 50 से 40 पे इसको शिफ्ट करो. 50 में से 40 नंबर आने चाहिए, ठीक है. 35 पे भी पहुंच जाओगे तो ठीक है, लेकिन आप 40 का रखो. अपना जो आप एम रखो वो 40 का रखोगे. 40 लाना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. जो स्टूडेंट हमारा जो है जो स्टूडेंट हमारा ये मॉक टेस्ट देख रहा है यूट्यूब पे, फ्री हम लोग एक वीडियो डाल रहे हैं, वो इनरोल करवाना चाहता है मॉक टेस्ट में,
तो 1499 का मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें हम आपको 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे प्लस करंट अफेयर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आपके मार्क्स को बूस्ट कर देगा। ठीक है, तो आज ही इनरोल कीजिए। इनरोल करने के लिए 9205330671 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे करके फोन पे कर दीजिए, चाहे गूगल पे ये अमाउंट और अपना नाम, CSF LDC या जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका 2022 वाला दे रहे होगे ना आप, तो CSF, तो वो इंफॉर्मेशन लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये जो है आपका ग्रुप नाम ऐड हो जाएगा और जो टेस्ट हो चुके होंगे आपके एडमिशन लेने से पहले वो आपको मिल जाएगा और बाकी आपको ग्रुप पे मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो आज ही कॉल करो और एडमिशन लो। ठीक है, टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ सुधारा जा सकता है। तो अभी टाइम है, सुधार लोगे, क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।